हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्यूस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, आपसे एक बार फिर निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा अगर हम उस पर चर्चा करें तो देखिए, हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम कंसेप्ट को वापस लाते हैं कि लैंगिक जनन का कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि भाई नर और मादा अलग अलग होते हैं। एक नर जननांग होते हैं, नर के अंदर नर जननांग होते हैं, ठीक है। और मादा के अंदर क्या होते हैं, मादा के अंदर मादा जननांग होते हैं। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। और नर जननांग जैसे अगर पादपों के अंदर बात करें तो वो हमने पुंकेसर माना था, जिसमें जहां पर नर युग्मक बन रहे थे हमने उसको परागकोश कहा था। और मादा जननांग को स्त्री केसर माना था, लेकिन जहां मादा युग्मक बन रहा था उसको हमने उस रचना को हमने क्या कहा था, बीजांड कहा था। आपने कल ही पढ़ा परागकोश का टेक्निकल नेम, तकनीकी नाम लघु बीजाणुधानी और बीजांड का गुरु बीजाणुधानी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा एक कॉमन कंसेप्ट कि नर जननांगों में नर युग्मक बनता है, नर जननांगों में नर युग्मक बनता है और मादा जननांगों में मादा युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है, ठीक है भाई, मादा युग्मक बनता है। सामान्यतः नर युग्मक यहां पर जो है परागकण ही नर युग्मक होता है ना। कहने का तात्पर्य है कि परागकण को नर युग्मक मान लिया जाता है। हालांकि जब बारीकी से देखा जाए तो परागकण के अंदर जो केंद्रक होता है वो नर युग्मक का कार्य करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्याय मान लिए जाते हैं, ठीक है। या यूं कहूं कि सॉरी, पर्याय ना पूरक मान लिए जाते हैं कि भाई परागकण की जगह नर युग्मक और नर युग्मक की जगह परागकण शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। इसी प्रकार अगर मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक क्या होती है, तो अंड कोशिका होती है। आपने देखा था 7 कोशिकाओं में नीचे वाली जो 3 कोशिकाएं होती है उनमें बीच की कोशिका क्या होती है, अंड कोशिका होती है। तो ये प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा। फिर सेकंड पोर्शन में ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के चैप्टर 2, इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन में हमने ये घटनाएं पढ़ी, ठीक है, कि भाई स्त्री केसर के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर मादा युग्मक, यहां तक की घटनाएं हमने पढ़ ली स्टूडेंट। अब देखिए हम तीसरा पोर्शन इस चैप्टर का शुरू करेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमारा फोकस रहेगा कि भाई परागकण तो कहां बना, अगर इसी बात को मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं आपको, इसी बात को अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझें स्टूडेंट, तो ये स्त्री केसर था, ये बीजांड था और बीजांड के अंदर ये मादा युग्मक है। और अगर ये देखा जाए तो ये पुंकेसर है, ये परागकोश है, परागकोश के अंदर ये परागकण है। तो परागकण तो यहां बने हैं, अंड कोशिका यानी मादा युग्मक यहां है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा, नेक्स्ट उसमें क्या रहेगा कि इन परागकणों को यहां से यहां तक पहुंचना होगा, यहां से यहां तक पहुंचना होगा, जिसे हम युग्मक स्थानांतरण कहते थे। कॉमन कंसेप्ट में क्या कहते थे, युग्मक स्थानांतरण की परागकण कहां पहुंचेगा, अंड कोशिका तक पहुंचेगा। नर युग्मक कहां पहुंचेगा, मादा युग्मक तक पहुंचेगा। और इस घटना को हम क्या कहते थे कॉमन कंसेप्ट में, युग्मक स्थानांतरण। जो बच्चे प्रारंभ से पढ़ रहे हैं, शुरू से वीडियो देख रहे हैं, उनको बात समझ में आ रही होगी कि हां सर, इस घटना को हमने युग्मक स्थानांतरण कहा था, ठीक है। तो युग्मक स्थानांतरण, अब यहां पर जो युग्मक स्थानांतरण होता है पादपों में, मैंने उस समय भी आपको बताया था जब मैं कॉमन कंसेप्ट पढ़ा रहा था कि युग्मक स्थानांतरण अलग अलग पादपों जंतुओं में अलग अलग तरीके से हो सकता है। और पादपों में सामान्यतः आवृत बीजी पादपों में इसके लिए कौन सी प्रोसीजर अपनाई जाती है, परागण। कौन सी, परागण। तो ये प्रोसीजर अब होगा, इस परागण की प्रक्रिया होगी जिसके कारण युग्मक स्थानांतरण होगा, यानी कि नर युग्मक जो है परागकण वो इस मादा युग्मक अंड कोशिका तक या ये जिसके अंदर है वहां तक पहुंचेगा। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, परागण। तो अब तीसरा पोर्शन जो हमारा रहेगा स्टूडेंट, वो क्या रहेगा, परागण। तो आज से हम क्या पढ़ना शुरू करते हैं इस चैप्टर के अंदर, आज से हम परागण को समझना शुरू करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट मैंने समझा दिया कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसको तो मैं हटा देता हूं और हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा आज का सॉरी यार, वेरी सॉरी, आज का टॉपिक रहेगा हमारा परागण। तो देखिए स्टूडेंट, परागण क्या होता है, मैंने अभी अभी बता दिया था आपको कि क्या बताया था मैंने आपको बताया है। देखिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको बताया है कि यहां
अंड कोशिका है अंदर, है ना, रफली बना रहा हूं, आप समझ ही रहे, बार बार ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ परागकण है ना, तो यहां डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। यहां पहुंचने से पहले क्या होता है कि इसकी बाहरी सरफेस यानी इस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचता है। कहां पहुंचता है? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, है ना। अब ये सारी बातें मैंने समझाया है आपको। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही है ना बच्चों, ये बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो टीचर में कमी मत ढूंढिए, टीचर में कमी मत ढूंढिए। कभी कभी आप स्वयं में कमी ढूंढिए कि आप उतनी निष्ठा से, आप उतनी ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नहीं तो आप दर दर भटकते रहिए। आप कितने ही कहते हैं ना अपन कि कितने ही मंदिर में, मस्जिद में आप जाकर के प्रार्थना कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके अंदर सीखने की भावना है तो आप एक जगह से ही सीख लोगे। अगर नहीं सीखना है तो आप यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां भटकते रहिए, नहीं सीखते हो। लेकिन आप हमें हर्ट जरूर करते हो, क्योंकि हम आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब हमें पता लगता है ना कि लास्ट में यार बच्चा है ना अभी क्या है कि पढ़ नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये सारे बहाने बनाना शुरू कर देता है, तो वो अच्छी बातें नहीं होती है। कि कोई बात नहीं, बाद में करेंगे सारी बातें फुर्सत में, कभी मिलना ऑफलाइन क्लासेस में, फिर आपको सारी बातें वहां विस्तार से समझाएंगे, है ना। हटा देते हैं इसको, समझिए। जैसे अगर इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आपको कभी कभी टीचर में कमी नहीं ढूंढनी चाहिए। कभी कभी आप स्वयं का भी विश्लेषण करिए, स्वयं में क्या कमी है, थोड़ा सा इस बात पर भी जाइए, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वर्तिकाग्र पर पहुंचना होता है सबसे पहले, तो यहां पर परागकोश प्रस्फुटित होगा, परागकोश प्रस्फुटित होगा, यहां से परागकण बाहर निकलेगा, परागकण परागकोश से सीधा कहां पहुंच जाएगा? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। तो यही प्रोसीजर क्या कहलाता है स्टूडेंट? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। रुकिए, क्रिटिसाइजर्स भी रुकिए। अरे रुकिए भाई, कमी निकालने की जल्दी क्यों करते हो कि परागण की परिभाषा गलत पढ़ा दी सर ने। अरे रुको, पूरी देखो वीडियो, 5 मिनट और रुको, है ना, इतनी जल्दी नहीं करना है। ये तो मैंने कॉमन कंसेप्ट बनाया है कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र के स्त्री केसर पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। बेटा कॉमन कंसेप्ट है ना। क्रिटिसाइजर भी 5 मिनट और रुक करके देखिए, अभी कॉमन कंसेप्ट समझाया है। पूरी बात को समझिए। पूरी बात क्या है कि अब कुछ शर्तें हैं, शर्त नंबर एक क्या है कि जो परागकण है और जिस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा है, या तो वो परागकण और वर्तिकाग्र दोनों एक ही पुष्प के हों। देखो शर्त समझो, एक ही पुष्प के हों। जैसे इसमें तो ये एक ही पुष्प है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परागण माना जाएगा। दूसरी शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त है कि अगर एक ही पुष्प का नहीं है तो फिर एक ही पादप का होना चाहिए। ऐसे समझ लीजिए आप, एक ही पादप का होना चाहिए। ये लीजिए कि इस पुष्प का परागकण यहां से खिरा और इसी पादप के ऊपर उपस्थित इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो दूसरी शर्त होगी, तब भी परागण माना जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तीसरी शर्त पर आ जाइए। तीसरी शर्त क्या है ना? तीसरी शर्त क्या है कि मान लीजिए यार कि ये पुष्प का परागकण है, यहां से खिरा और ना तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गया, ना इसी पादप पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गया, बल्कि कोई पास में कोई पादप है और उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला गया। बताइए अब परागण माना जाए कि नहीं माना जाए? तो प्यारे बच्चों, परागण अभी भी माना जा सकता है, लेकिन दोनों की जाति समान होनी चाहिए। यानी कि अगर ये पादप गुड़हल का है तो ये भी पादप गुड़हल का ही होना चाहिए। ये भी पादप गुड़हल का। ऐसा नहीं है कि यहां पर परागकण निकला गुड़हल का और पहुंच गया कपास के वर्तिकाग्र पर। तो प्यारे बच्चों, इसे परागण नहीं माना जाएगा। तो बिल्कुल परागण का कॉमन कंसेप्ट तो क्या है कि पराग कोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण है। लेकिन इसमें हम कुछ बातें और ऐड करेंगे कि या तो एक ही पुष्प हो, या एक ही पादप पर उपस्थित पुष्प हो, या एक ही जाति के पुष्प हो। तो पूरी परिभाषा कैसे बन जाती है माय डियर स्टूडेंट्स? चलो हटा देते हैं। पूरी परिभाषा कैसे बन जाती है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, पुंकेसर के पराग, बिल्कुल परागकोश पुंकेसर का ही है, ठीक है, परागकोश पुंकेसर का है। बहुत बारीकी से परिभाषा बनाई गई है ना। अभी फिर कोई क्रिटिसाइजर के पुंकेसर बहुत गलत बता दिया आपने, पुमंग के पुंकेसर के परागकोश। कोई ना भाई, हम ये लिख देंगे कि पुष्प के पुमंग के पुंकेसर के परागकोश, है ना, ऐसा लिख देंगे ना, कोई बात नहीं। समझिए यार, है ना, फालतू की बातें मत किया करो।
बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उठपटांग आते हैं ना, फिर ये क्लासें गुस्से में लगती है, मन भी नहीं करता पढ़ाने का। कि आपको अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो शौक से आप जो है ना क्लासें छोड़ सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और अनसब्सक्राइब क्या, 10 बच्चे 15 बच्चे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा, मुझे परवाह भी नहीं है। बल्कि ना ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए कि गलत पढ़ा दिया या कुछ कर दिया। गलत पढ़ाता है मनुष्य, गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, हो जाती है। गलत कौन नहीं करता, एक बात बताइए। वैसे मैंने नहीं करी आज तक, आप बता देना कोई गलती निकाल करके, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता हूं कि गलती नहीं होती है। गलती तो होती है, मनुष्य से होती है ना, किसी और से नहीं होती, मशीन से नहीं होती है गलती, मनुष्य से होती है गलती। आगे क्या बात समझ में? वैसे मैंने नहीं की है मेरी क्लासों में अभी तक तो, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसको इतना इश्यू बनाने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार के मैसेज मत करा करो। और अगर आपको तकलीफ है ना तो आप शौक से चैनल को अनसब्सक्राइब करो। और अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो 10-15 जने मुझे मैसेज कर दो कि हाँ सर मजा नहीं आ रहा, मैं डिलीट कर दूंगा चैनल को, ठीक है ना। बाकी फिर मजा नहीं आता क्लास बनाने का, इतनी मेहनत करके आपके साथ, है ना, फिर गुस्से में बनती है क्लास में, गुस्से में पढ़ाने का मजा नहीं आता है। कि इतनी मेहनत करें, आप मेहनत को समझने के बजाय बेवकूफों जैसी बातें करते हो। यार तुम साइंस के बच्चे हो कि क्या हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो इधर देखो कहां गया एरो, एरो को लाते हैं। पुंकेसर के पराग कोश से, पुंकेसर के पराग, अभी बताया था आपको, पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प के स्त्री केसर, उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, बताया अभी अभी, है ना, उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, या अगर वही पुष्प नहीं तो उसी जाति का तो कम से कम होना चाहिए, चाहे वो उसी पादप पर है चाहे अन्य पादप पर है, या उसी जाति के अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ओ भाई बहुत भारी मिस्टेक हो गई, क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। चलिए माफी चाहते हैं, है ना, परागकण लिखा गया, एक का हटा दीजिए यहां से, उसे परागण कहते हैं। आगे क्या बात समझ में? चलो बता दो बेटे, बता दो, है ना, ज्यादा मत ध्यान दीजिए छोटी मोटी बातों पर। गुस्सा तो आता रहता है सर को, गुस्सा आना भी चाहिए सर को, गुस्सा नहीं आएगा तो बताइए क्लास में मजा कैसे आएगा फिर, है ना। आ रही है क्या परागण की परिभाषा समझ? इतनी बारीकी से परिभाषा लिखोगे आप और यही परिभाषा करेक्ट रहेगी, ठीक है ना। कि ये या तो उसी पुष्प के स्त्री केसर पर हो या फिर उस जाति का तो कम से कम हो, दूसरी जाति का नहीं होना चाहिए। दूसरी जाति के पे पहुंच गया स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर तो परागण कंसिडर नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। परागण के प्रकार, परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। अब स्वपरागण और पर परागण को समझिए। जो मैंने दो कंडीशंस बताई थी ना आपको, जो मैंने दो कंडीशंस बताई थी आपको, पहली कंडीशन क्या थी? इधर देखिए, यहां पहली कंडीशन क्या थी? ये देखिए, ये बनाते हैं अपन स्त्री केसर, ये बनाते हैं अपन परागकोश। ये लीजिए साहब, पहली कंडीशन क्या थी? कि परागकण यहां से निकला और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, ओके। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि परागकण वहां से निकला यहां से, लेकिन इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचा, बल्कि इसी पादप के यहां नीचे एक और पुष्प इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। ये दूसरी कंडीशन हो गई। कि यहां नहीं पहुंचा भाई, यहां पहुंच गया, दूसरी कंडीशन हो गई। तो प्यारे बच्चों, जो दोनों कंडीशन है, ये जो दोनों कंडीशन है, इस दोनों कंडीशन किसके अंतर्गत आती है? स्वपरागण के अंतर्गत आती है। देखो छोटी सी बात है, आप आराम से समझिए। स्वपरागण क्या है? कि जब परागकण या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, या उस पादप पर उपस्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो इस घटना को क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। बड़ी सीधी परिभाषा है, लेकिन आपको बारीकी से ध्यान रखना, इस घटना को क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां खुद में भी दो कंडीशन बन रही है। ये पहली कंडीशन ऊपर देखिए आप। चलो पेन की इंक चेंज करते हैं फटाफट से, ज्यादा लंबी क्लासें नहीं लेंगे अब आपकी, है ना, छोटी छोटी क्लासें लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए पहली कंडीशन ये बन रही है कि पुष्प का जो परागकण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। एक कंडीशन तो ये बन जाती है। इस कंडीशन को कह देते हैं बच्चों स्वयुग्मन। ध्यान दीजिएगा, स्वयुग्मन। तो स्वपरागण भी दो प्रकार का हो रहा है। अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो स्वयुग्मन। लेकिन इस पर नहीं पहुंचा, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया,
तो भाई पुष्प चेंज हो गया लेकिन पादप अभी भी सेम है, इसलिए स्वपरागण है। लेकिन पुष्प चेंज हो गया, पुष्प चेंज हो गया, इसलिए इसको कहा जाएगा सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, वापस एक ही बार में खत्म हो जाएगी क्लास, बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं है। स्वपरागण कि जब परागकण उसी पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे या जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो स्वपरागण। अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो स्वयुग्मन, और उस पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो सजात पुष्पी परागण। तो आगे ये बात समझ में, इतनी जटिल बातें नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं, जितना भी लिखा है सबको क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं नोट्स पे। ये सीधी सीधी बातें रहेगी, इसलिए मैं भी इनको जल्दी जल्दी ले रहा हूं, है ना। देखिए स्वपरागण, स्वपरागण में क्या लिखोगे कि जब एक पुष्प के परागकण या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, उसी पुष्प पर अथवा उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर ए स्वयुग्मन, नंबर बी सजात पुष्पी परागण, नंबर बी सजात पुष्पी परागण। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। स्वयुग्मन में मैंने क्या बताया आपको कि जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, ये लीजिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं, तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। उदाहरण मटर। ऐसा किसमें देखने को मिलेगा? मटर में देखने को मिलेगा। नंबर बी सजात पुष्पी परागण। इसमें क्या होगा? मैंने बताया आपको कि इसमें पुष्प नहीं, पादप सेम रहेगा लेकिन पुष्प चेंज हो जाएगा। तो देखिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप पर उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ऐसा मक्का और ककड़ी में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है? मक्का और ककड़ी में देखने को मिलता है। इनमें भी हो सकता है भाई, सजात पुष्पी परागण इनमें भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः इनमें देखने को मिलता है। तो सामान्यतः स्वयुग्मन मटर में देखने को मिलता है और सजात पुष्पी परागण मक्का या ककड़ी में देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद दूसरा टाइप आ जाता है पर परागण। पर परागण में क्या है कि मैंने लास्ट कंडीशन बताई थी ना, यहां पर प्लांट चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर हो जाएगा प्लांट चेंज। देखिए कि परागकण तो इस पादप पर उपस्थित पुष्प का यहां से परागकण निकला, ना तो इस पुष्प पर पहुंचा, ना इस पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प पर पहुंचा, बल्कि इसी के पास में एक और पादप उगा हुआ है इसी जाति का। जैसे गुड़हल है तो यहां पर भी गुड़हल का ही लगा हुआ है, इसी जाति का, और इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, यहां से निकल करके यहां पहुंच गया। तो यहां पर क्या हुआ कि प्लांट चेंज हो गया, पूरा प्लांट चेंज हो गया। तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। और पर परागण के लिए एक बात और ध्यान रखना कि इसके लिए एजेंट की आवश्यकता होती है, यानी कोई ना कोई इसको ट्रांसफर करेगा, चाहे वो एजेंट जो है वो जैविक हो या अजैविक हो। जैसे कोई कीट, पक्षी, तितली के द्वारा पहुंचेगा या जल, वायु, हवा के द्वारा पहुंचेगा। तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है इसकी भी। इसको हटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए, आप नोट्स लिखिए। पर परागण, जब किसी पादप के पुष्प के परागकण जब किसी पादप के पुष्प के कण लिखना भाई, है ना। थोड़ा सा ये इतनी सी अगर कोई गलतियां पकड़ता है तो भाई मैं समझ सकता हूं कि मैं, हो सकता है कि यार आप लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, परंतु अगर आपको इतनी बात समझ में नहीं आती तो फिर महामूर्ख हो आप, है ना। और जो गलती पकड़ रहा है ना ऐसी, वो तो महान मूर्खों का सरदार है, वो तो, है ना। कि कभी भी मैंने, ये टाइपिंग मिस्टेक होती है बच्चों, इतना सरल नहीं होता है दिन भर बैठ करके पीपीटी। अकेला व्यक्ति, जो बड़ी बड़ी कोचिंगें होती है ना वहां पे टाइप राइटर्स अलग होते हैं, उनको नोट्स टाइप करने का काम अलग होता है। टीचर का काम अलग होता है, उसका काम केवल एक्सप्लेन करना, पढ़ाना होता है। अपलोड करने वाले अलग होते हैं, वीडियो को अपलोड करने वाले अलग होते हैं, टेक्निकल टीम अलग होती है। यहाँ पर ये सारे काम मैं अकेला देख रहा हूँ, सारे काम मैं अकेला, मैं खुद बैठ करके टाइपिंग करता हूँ, मैं खुद बैठ करके रिकॉर्ड करता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, और कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मैं सॉल्व भी करता हूँ। तो ऐसी गलतियों को तो आप एडजस्ट करा करो यार, है ना। अब आप विपरीत परिस्थितियों में समर्थन नहीं दे रहे हो इस प्रकार का, इन छोटी छोटी चीजों का, तो बताइए अब हम क्या करते हैं, फिर मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाने का है।
पर परागण, पर परागण की क्या बात है? जब किसी पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, है ना, उसी जाति का अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर की जगह लिखिएगा अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो ये लीजिए, आज परागण का सिर्फ कॉमन कंसेप्ट पढ़ाया हमने, केवल कॉमन कंसेप्ट। इन बातों को समझिए। बात समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछिए और उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ करके फिर भी बात समझ में नहीं आती तो वो बताइए, फिर कोई अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी बच्चों, मेहनत आपको करनी पड़ेगी समझने के लिए। ये केवल हमारी मेहनत से काम करने चलने वाला नहीं है। तो चलो ठीक है, आज हमने केवल परागण का कंसेप्ट पढ़ा। कल आगे की बातें करेंगे, कल थोड़ा विस्तार देंगे इस क्लास को। आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार, बने रहिएगा साइंस क्लासेस के साथ।